हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह। आपके अपने YouTube चैनल गुरुपथ पर आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, इससे पूर्व मेरी 2 क्लास हो चुकी हैं और उन क्लासों में आपने संविधान सभा और आगे हमने स्रोतों के बारे में यहाँ पर हमने विचार कर चुके हैं। आइए एक नए टॉपिक के साथ आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वह है संविधान की विशेषताएं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं संविधान की विशेषताएं। हमारे संविधान में संविधान जो निर्मात्री सभा थी या संविधान निर्माताओं ने संविधान को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की थी। लगभग 60 संविधानों के उन्होंने अध्ययन किया था और उनमें जो भी अच्छी बात थी, जो भी हमारे देश के अनुकूल थी, परिस्थितियों के अनुकूल थी, उन बातों को लेकर के हमारे संविधान में उनको रखा गया था। आइए देखते हैं हमारे संविधान की ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो इस संविधान को अन्य संविधानों से बेहतर और अलग ही यूनिक बनाती हैं। तो पहली जो क्वालिटी है हमारे संविधान की वो यह है कि यह लिखित और विस्तृत संविधान है। क्या है ये? लिखित और विस्तृत संविधान है। इसके अंदर हम मूल संविधान में हम देखते हैं कि जब हमारा संविधान बना था तो उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395 और 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 5 परिशिष्ट थे। लेकिन संविधान जो था वो एक जीवंत संविधान था। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे देश के संविधान में ऐसी व्यवस्था की कि आप समय समय पर अगर कोई देश की कोई वैसी जैसी परिस्थिति हो उसके हिसाब से इनमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें परिवर्तन करने के बाद में आज हम 465 प्लस अनुच्छेद इसमें जुड़ चुके हैं और इसमें 25 भाग आज की डेट में हैं और 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में वर्तमान में हो गई हैं। तो आगे दूसरा जो संविधान की विशेषता है वो है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें हमारे देश की जो अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, भावनाएं, उनको इसमें महत्व दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें जनता की भावनाएं और आकांक्षाएं मुख्य रूप से शामिल हैं। अर्नेस्ट बाकर हुए थे, उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की एक कुंजी है। जब हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं, जब हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता एवं उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। तो ये बातें जो हैं हमारी प्रस्तावना में लिखी हुई हैं और प्रस्तावना के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तो आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड है
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य इसका मतलब है कि हमारा जो संविधान है उसने हमारे देश को एक संप्रभुता संपन्न देश बनाया है। संप्रभुता का मतलब ये होता है कि हमारा देश सॉवरेन है, सॉवरेन, और सॉवरेन के तहत हमारा देश आंतरिक एवं बाह्य रूप से स्वतंत्र है। हमारे देश के अंदर जो भी निर्णय लेने हैं वो निर्णय खुद स्वयं स्वतंत्र रूप से ले सकेंगे। दूसरा, विदेशी अगर संबंध हमको जैसे रखने हैं किसी देश से, या विदेशी मामलों में हम लोग पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अर्थात हमारा जो देश है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक देश। लोकतंत्रात्मक देश का मतलब होता है भारत का शासन भारतीय जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से संचालित होता है। यानी कि पहले राजतंत्र हुआ करता था, लेकिन जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है उसके बाद में संविधान लागू हुआ है, तब से हमारा देश लोकतांत्रिक है। और लोकतांत्रिक में क्या होता है कि जनता या तो स्वयं शासन करती है या जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन संचालन होता है। तो हमारा देश किस स्थिति का देश है? लोकतांत्रिक देश है। दूसरा क्या होता है, एक शब्द गणतंत्र। गणतंत्र में क्या होता है कि राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है वो वंशानुगत ना होकर के निर्वाचित होता है। जैसे कि हमारा राष्ट्रपति जी हैं, वो क्या है, वंशानुगत ना होकर के क्या है, निर्वाचित होते हैं। और उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया होती है, निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचन की पद्धति होती है, उस प्रकार से ये प्रक्रिया पूरी होती है। अगला है समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य। तो समाजवादी का मतलब क्या होता है दोस्तों? समाजवादी का मतलब होता है कि हमारे देश में विभेद का अंत हो, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। उत्पादन एवं वितरण के जो संसाधन हैं उन पर एक संकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। उनका क्या है, वितरण एक मेरिट के आधार पर या आवश्यकता के अनुसार उनका वितरण किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो असमानता का जो अंत है, असमानता का जो समापन है, वही समाजवाद होता है। ये समाजवाद जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारी प्रस्तावना में जो 3 शब्द थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन शब्दों को हमारे संविधान में शामिल किया गया था। अगली स्लाइड पे चलें हम, तो जो छठी जो वो है विशेषता हमारे देश के संविधान की, वो ये है कि पंथ निरपेक्ष राज्य है हमारा। हमारा राज्य क्या है? पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी कि राज्य धर्म के मामले में तटस्थ है। राज्य सभी धर्मों को समान नज़रों से देखता है, यानी कि एक सर्वधर्म समभाव की भावना के हिसाब से हमारे राज्य जो है सभी धर्मों को समान नज़र से देखता है, सभी को फैलने फूलने की अवसर देता है और किसी धर्म का विरोधी नहीं है। तो ये जो शब्द है धर्मनिरपेक्षता, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़ा गया था। 7वां जो चीज़ है वो है मूल अधिकार। सबसे पहले तो मूल अधिकार जो है हमारे संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के तहत हमने लिए हैं, और मूल अधिकारों के तहत सीधे इसका भाग 3 है, पूरा की पूरा भाग 3 मूल अधिकारों का है, जिसमें हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 12 से लेकर के
35 तक हम मूल अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं। मूल अधिकार जो है वह है व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य पर कुछ नियंत्रण स्थापित करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकारों की व्यवस्था की थी। मूल अधिकारों के अंतर्गत व्यक्ति की सुरक्षा और जो हमारे देश के अंदर अल्पसंख्यक हैं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोग हैं, उनके लिए सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। और दूसरा, राज्य के द्वारा अपनी जो तानाशाही जो व्यवस्था अगर वो करे तो उस पर लगाम लगाने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट को उसको प्रहरी बनाया गया था। यानी कि यदि मूल अधिकारों का हनन होता है तो नागरिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है, यानी कि न्यायालय को इसका प्रहरी बनाया गया है। मूल अधिकार के बाद में जो 8वां पॉइंट है हमारे संविधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, नीति निर्देशक तत्व। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो हमारे संविधान में भाग 4 में हैं और ये 36 से लेकर के और 51 तक हैं। हालांकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं हैं, यानी कि अगर इनके लिए हम न्यायालय जाएं तो हमारे वाद नहीं सुने जाएंगे, लेकिन नीति निर्देशक तत्व हर सरकार के लिए इनको मानना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि नीति निर्देशक तत्वों को यदि कोई सरकार नहीं माने तो वह सरकार स्थिर नहीं रह सकती है। कुल मिला के यह है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए हमें नीति निर्देशक तत्वों को मानना पड़ेगा, उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने ये बात सरकारों के लिए छोड़ दी कि तुम्हें जो नीति बनानी है वो नीति निर्देशक तत्वों को मान करके ही बनानी पड़ेंगी। और ये नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। किसके संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। अगला है, ये रह गया इसमें, मूल कर्तव्य। अगला है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो थे वो भी हमारे संविधान में रूस से लिए गए थे ये, और इनकी संख्या जब संविधान लागू हुआ था या फिर शुरुआत में 10 थी, लेकिन बाद में ये संख्या एक और बढ़ गई इसमें। अब जो है मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो इसको भी मूल कर्तव्य जो थे वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें संविधान में जोड़ा गया था। सर्वप्रथम 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो 11वां मूल कर्तव्य है उसको जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। दोस्तों इससे पूर्व जो मैंने अभी बताया था कि ये मूल कर्तव्य 44वें के तहत ना जुड़ करके ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जुड़े थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जुड़े थे। और मूल कर्तव्यों के अंतर्गत क्या है, एक नागरिक के कर्तव्य दिए हुए हैं कि नागरिक को किन किन बातों का ध्यान रखना है। भारतीय संविधान, राष्ट्रध्वज और हमारे जो देश को आज़ाद करने में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जितने भी व्यक्तित्व थे उनके सम्मान के लिए, और अन्य ऐसी बातें इसमें की गई हैं कि एक व्यक्ति, एक नागरिक होने के नाते हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगला पॉइंट है संसदीय सरकार। संसदीय सरकार का मतलब है कि हमारे देश में
संसदात्मक शासन व्यवस्था है। और ये संसदात्मक शासन व्यवस्था हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि जो सरकार होती है वो विधानमंडल के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कि अगर चाहे तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। यानी कि कुल मिलाकर के जो जनता है वो इस पर नियंत्रण रखती है सरकार पे, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि ही विधानमंडल के निम्न सदन में चुन करके जाते हैं। वो प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, अन्य कई कारणों से वो संसदीय सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। तो हमारे संविधान की एक विशेष व्यवस्था संसदीय सरकार भी है, ना कि अध्यक्षीय शासन। तो अध्यक्षात्मक शासन और संसदात्मक शासन व्यवस्था में यही अंतर है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका में है, जबकि संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन में है। तो हमने ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था को लिया है। अगला जो प्रश्न है हमारा, अगला जो है तो क्रम वो है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे देश में एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है, यानी कि पूरे भारत का एक शीर्ष कोर्ट है। क्या है? शीर्ष जो कोर्ट है वो है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय यानी कि कुल मिला के हमारी जो एकीकृत जो व्यवस्था है उसमें सुप्रीम कौन है? एक है केवल, उच्चतम न्यायालय। उसके बाद में राज्य में उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ कोर्ट हैं। उच्च न्यायालय और अधीनस्थ कोर्ट हैं। यानी कि अगर यहाँ पर कोई निर्णय होता है और उससे संतुष्ट नहीं है कोई व्यक्ति, तो सीधे उच्चतम न्यायालय में जाकर के वो अपील दायर कर सकता है। अगला है कठोर एवं लचीला संविधान। अगली जो विशेषता है वो है कठोर एवं लचीला संविधान। हमारे देश के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह कठोर एवं लचीला है। संविधान संशोधन के जरिए हमने इसको इतना कठोर कर दिया है कि हम आसानी से उसमें संशोधन ना कर सकें। अनुच्छेद 368 के तहत दो तरह से संशोधन है और एक साधारण बहुमत से है। तो यदि हमें किसी राज्य का निर्माण करना है, राज्य की सीमाओं में संशोधन करना है, केंद्र शासित प्रदेश को हमको बनाना है, तो हम साधारण बहुमत से उन चीज़ों में संशोधन करके कोई काम कर सकते हैं। जबकि हमें जो 368 के तहत विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन, आधे से ज़्यादा राज्यों का समर्थन, यानी कि हमारे संविधान की एक विशेष व्यवस्था है कि हमारे देश के संविधान में तीन तरह से संशोधन कर सकते हैं: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे से ज़्यादा राज्यों का समर्थन। तो हमें जब किसी राज्य का निर्माण करना हो, कोई केंद्र शासित प्रदेश बनाना हो, या किसी राज्य की सीमा में, नाम में, क्षेत्र में अगर परिवर्तन करना हो, तो हमें साधारण बहुमत से उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। यही अगर हमें मूल अधिकार या ऐसे अन्य किसी बात में हमें परिवर्तन करना हो तो हम विशेष बहुमत से हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। जबकि हमें संघ एवं राज्य सूची के विषयों या शक्तियों में यदि हमें कोई परिवर्तन करना हो तो हमें विशेष बहुमत प्लस आधे से ज़्यादा राज्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। तो इस प्रकार से इन विशेषताओं के कारण हमारा जो देश का संविधान है वो कठोर एवं लचीला इन दोनों का सम्मिश्रण है। 13वां पॉइंट है एकल नागरिकता। संविधान निर्माताओं ने हमारे देश के संविधान में एक महत्वपूर्ण विशेषता को जगह दी और वो है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता जो है ये विशेषता हमने ब्रिटिश संविधान से ली है। इसके अंतर्गत हमारे देश में हालांकि 28 राज्य हैं
और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन फिर भी हमारी नागरिकों को जो नागरिकता है वो राज्य के हिसाब से ना होकर देश के हिसाब से है। हम भारत देश के नागरिक हैं, ना कि किसी राज्य के नागरिक। तो नागरिकता एकल नागरिकता है और इसके पीछे हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको, उनके जहन में ये चीज़ थी कि हमारे देश के नागरिक जो हैं वो एक रहें, क्योंकि अतीत में जो घटनाएं घटी, अतीत में जो हमारे देश पर विदेशी लोगों ने शासन किए, यहाँ विभिन्न आक्रांता आए और उन्होंने इस पर शासन कर लिया, तो इस समस्या को देखते हुए ऐसी समस्या आगे नहीं आए, हमारे देश के निर्माताओं ने एक अलग से ऐसी विशेषता इसमें दी ताकि देश का नागरिक एकजुट रहे एवं आगे ऐसी विखंडनकारी शक्तियां हमारे देश को तोड़ नहीं सकें। तो आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। संसदीय सर्वोच्चता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। हमारे देश में संसदीय सर्वोच्चता जो है ब्रिटिश संविधान से ली गई है, जबकि न्यायिक सर्वोच्चता हमने अमेरिका के संविधान से ली है। यानी एक तरफ हमने संसद को मजबूत बनाया है कि वह देश की परिस्थितियों के अनुकूल कोई भी कानून बना सकती है, दूसरी तरफ हमने सुप्रीम कोर्ट को ये ताकत दी है कि यदि संसद द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाए जो संविधान की भावना के विपरीत हो तथा संविधान में जो कुछ हमारे देश के लिए मूल तत्व हैं, आधारभूत संकल्पना है, यदि उसमें कोई परिवर्तन करें तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी निगरानी रखता है और उन चीज़ों को जो संविधान से अलग हैं या संविधान विरोधी हैं उनको रद्द कर सकता है। तो कुल मिलाकर ना तो संसद सर्वोच्च है ना सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, ये सभी जो शक्तियां प्राप्त कर रहे हैं वो संविधान से प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए हमारे देश में संविधान सबसे सर्वोच्च है और आपस में इनमें क्या है, एक समन्वय बना के रखा गया है कि ये एक दूसरे का ध्यान रखें और एक दूसरा यदि सुप्रीम होता है तो वे एक दूसरे आपस में उनका सुप्रीमेसी को चैलेंज कर सकें और उनमें परस्पर सामंजस्य स्थापित कर सकें। अगला जो है पॉइंट वह है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार अनुच्छेद 326 जो है वो वयस्क मताधिकार की बात करता है। वयस्क मताधिकार का मतलब है कि न्यूनतम 18 वर्ष की आयु प्राप्त कोई भी नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकता है और नाम दर्ज करने के बाद में यदि उसका मतदाता सूची में नाम आ जाता है तो वह वोट कास्टिंग के लिए एलिजिबल हो जाता है, यानी कि वह वोट डाल सकता है और ये वोट कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के अपनी वोट का प्रयोग कर सकता है। इसलिए वयस्क मताधिकार में 18 वर्ष से ऊपर व्यक्ति वोट डालने के लिए क्या है, योग्य हो जाता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से ऊपर हो चुकी है, वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग एवं क्षेत्र का हो, वह वोट डालने के काबिल हो जाता है, वह बिना किसी भेदभाव के वोट डाल सकता है। अगला जो पॉइंट है वह है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। अल्पसंख्यक क्या है, हमारे देश में दो तरह के अल्पसंख्यक हैं, भाषाई और संख्यात्मक रूप से, यानी भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर दो प्रकार के अल्पसंख्यक हैं हमारे देश में। इन अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 29-30 के अंतर्गत इनको
संरक्षण प्रदान किया गया है और ये अपने अस्तित्व के लिए कोई भी सरकारी संस्था, भाषा, लिपि, संस्कृति आदि को इनके बचाने के लिए इनका ध्यान रखा गया है। 17वां जो पॉइंट है वो है विधि का शासन। विधि का शासन, विधि का शासन का मतलब है कि हमारे देश में विधि का शासन है, विधि के सामने सभी बराबर हैं, विधि किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। कुल मिलाकर ये विधि का शासन जो है वह भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, जबकि हमने अमेरिका के संविधान से विधि द्वारा सम्यक प्रक्रिया और विधि का संरक्षण, ये दोनों शब्द जो हैं हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। अगला है त्रिस्तरीय प्रणाली। त्रिस्तरीय प्रणाली, हमारे देश में 3 तरह की शासन व्यवस्था है, 3 स्तर पर शासन व्यवस्था है। पहली है केंद्र स्तर पर, दूसरी है राज्य स्तर पर और तीसरी है स्थानीय स्तर पर। स्थानीय स्तर पर आपने देखा होगा नगर पालिकाएं एवं नगरीय निकाय, ये भी एक सरकार के रूप है। तो कुल मिलाकर हमारे देश में त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है। अगला पॉइंट है संवैधानिक सरकार, यानी हमारे देश में जो भी है सरकारें जो चल रही हैं वो संविधान के अकॉर्डिंग चल रही हैं, यानी हमारे देश में जो भी व्यवस्था जो चलती है वो संविधान में जो लिखा हुआ है उसके अनुरूप चलती है। सबकी अलग अलग कार्य क्षेत्र हैं, सबको शक्तियाँ बांटी गई हैं। केंद्र सरकार को कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, राज्य सरकार को कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, नागरिकों के कौन कौन से अधिकार हैं, सरकारों का कानून बनाने का क्षेत्र क्या है, कार्यपालिका के लिए क्या क्या व्यवस्था है, व्यवस्थापिका के लिए क्या क्या व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें क्या है संविधान के अंतर्गत होती हैं। इसलिए हमारे देश की जो सरकारें हैं वो संवैधानिक सरकारें होती हैं। अगला जो अगला पॉइंट है अर्ध संघात्मक व्यवस्था संविधान। अर्ध संघात्मक संविधान, हमारा देश जो है संघात्मक शासन व्यवस्था जो कि कनाडा से ली गई है। संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत क्या है कि राज्यों को स्वायत्तता दी जाती है और केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपात स्थिति में हमारे संविधान निर्माताओं को पता था कि कभी मान लो आपातकाल की स्थिति आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, तो हमारे देश का मतलब डिवीज़न ना हो, यानी कि कोई अखंडता खतरे में नहीं आए, एकता खतरे में नहीं आए। तो इसलिए उन्होंने एकात्मक लक्षण भी हमारे संविधान में दिए। आपातकालीन परिस्थिति में हमारा देश एकात्मक हो जाता है, यानी कि सारी सरकार एक संघ सरकार के अकॉर्डिंग चलने लग जाती हैं। हमारे देश में राज्यों में संघ द्वारा राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत यदि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो संघ सरकार का जो मुखिया है राज्यपाल, वो वहाँ की शासन व्यवस्था को संचालित करता है। तो कुल मिलाकर अर्ध संघात्मक संविधान हमारा है। यहाँ पर एकीकृत या फिर यूँ कहें कि संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था, इन दोनों का मिला जुला रूप है। यानी कि ना तो पूरी तरह हमारा देश संघात्मक है और ना ही पूरी तरह एकात्मक है। इन दोनों का मिला जुला या समन्वय रूप अर्ध संघात्मक संविधान में मिलता है। अगला पॉइंट है सशक्त केंद्र। आपातकालीन परिस्थितियों में हमारा जो संविधान है वो केंद्र की तरफ झुका हुआ है, यानी
अगर कोई विशेष परिस्थिति आती है, जैसे कि केंद्र जो कानून बनाती है वो तो अपनी बनाती है अपनी विषयों पर, लेकिन समवर्ती सूची पर जब वो कानून बनाती है तो अगर राज्य सूची के और केंद्र सूची के कानून, या यूँ कहें कि केंद्र और राज्य के दोनों कानून अगर टकराते हैं तो केंद्र का कानून इस पर को रखा जाता है, भारी पड़ता है। और कई ऐसी विशेषता हैं जिनके कारण हमने केंद्र को मजबूत बनाया है। और दूसरा ये है कि राज्य अपने आर्थिक हितों के लिए केंद्रों पर निर्भर रहते हैं, ये भी एक विशेषता इसी के अंतर्गत आती है। तीसरी चीज, अगला जो पॉइंट है, विभिन्न स्रोतों से विहित। इससे पूर्व मैंने जब आपको एक क्लास ली थी तो उसमें मैंने बताया था कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, जिसमें मैंने कहा था कि 60 प्लस देशों से हमने उनकी अच्छी अच्छी बातों को हमने अपने संविधान में शामिल किया है। मैंने बताया था कि हमने ब्रिटेन के संविधान से प्लस अमेरिका के संविधान से आयरलैंड के संविधान से दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जापान, जर्मनी और फ्रांस, रूस और भी कई देश हैं जिनके संविधानों से हमने अपने अपने जो अच्छी अच्छी जो बातें थी हमने उनको अपने संविधान में स्थान दिया। आइए दोस्तों, अब हम इससे संबंधित जो कुछ प्रश्न हैं उन पर नज़र डालते हैं। इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं। हाँ जी, आइए दोस्तों कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं।
आइए, पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के संविधान में भारत को माना गया है, क्या माना गया है भारत को? एक अर्ध संघ, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा प्रश्न का उत्तर सही है? तो एक अर्ध संघ, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन। संविधान के अनुच्छेद 1 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत जो कि इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ। इसलिए ये भी आंसर गलत है, ये भी आंसर गलत है और ये आंसर इसका सही है। ये किस लिए सही है? क्योंकि अनुच्छेद 1 में ये बात लिखी हुई है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है और सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। मैंने अभी बताया था कि हमारा जो देश है उसका कोई राज्य धर्म नहीं है, हम सभी धर्मों को समान नज़र से देखते हैं, हम तटस्थ हैं धर्म के मामले में और सभी को धर्म की सभी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, वो किसी भी धर्म को मान सकता है। अनुच्छेद 25 से 28 तक 25 से लेकर के 28 तक हमें धर्म संबंधी अधिकार दिए गए हैं, यानी कि हम धार्मिक स्वतंत्रता के लिए हमें विशेष अवसर दिए गए हैं संविधान द्वारा, किसी भी धर्म को हमको मानना है या नहीं मानना है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक शासन है, अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो इसका सही आंसर होगा भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ये कौन से देश का है? भारत का है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है हमारा? कठोर, लचीला, ना ही कठोर ना ही लचीला। तो इसका सही जवाब है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य, अनम्य, नम्य और अनम्य, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो संविधान है वह नम्य और अनम्य दोनों का मिश्रण है। कैसा है हमारा संविधान? नम्य और अनम्य का मिश्रण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पथनिरपेक्ष और समाजवादी संविधान है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो आपको बताया था मैंने कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हमने भारतीय संविधान में जो ये 8वां क्वेश्चन हो गया क्या? 42वें संविधान के तहत 1976 के तहत हमने मूल कर्तव्यों को
भारतीय संविधान में शामिल किया था, यानी कि शुरुआत में मूल कर्तव्य हमारे संविधान के हिस्सा नहीं थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, ये भी सही है। तो कुल मिला के ये सारे तीनों जो ऑप्शन हैं ये तीनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है, बिल्कुल मौलिक संविधान है। यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, बिल्कुल प्रभावित है साहब। यह दूसरे के संविधानों की बिल्कुल नकल है, बिल्कुल नहीं। हमारा देश का संविधान बिल्कुल नकल नहीं है। हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने हमारे देश की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो परिवर्तन करने चाहिए थे उन परिवर्तनों को उन्होंने किया, और तब जा करके हमारे देश की परिस्थितियों के अनुकूल चीज़ों को हमने संविधान में प्रतिस्थापित किया। तो कुल मिला के इसमें पूछ रहा है कि कौन से कथन सही हैं। तो यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। तो हमारा यह ऑप्शन रहेगा इसमें, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, बिल्कुल संसदीय पद्धति हमारे देश में है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की स्थापना करता है, बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के इसका सही उत्तर जो होगा वो चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, तानाशाही संविधान है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये क्या है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है ये? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है, किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि अनुच्छेद इसके तहत 2/3 जो अनुच्छेद हैं उनको या तो सीधे सीधे या कुछ परिवर्तन करके हमारे संविधान में शामिल कर लिया गया था। तो इसका सही जवाब होगा, क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान है अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, कठोर कम, लचीला अधिक, कठोर अधिक, लचीला कम। तो हमारा जो संविधान है वो कठोर कम और लचीला अधिक है, क्योंकि भारतीय संविधान में कुछ चीज़ें इतनी कठोर हैं लेकिन वो कम हैं, जबकि बहुत ज़्यादातर जो चीज़ें हैं उनका हमें संशोधन करने में कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि उनको हम साधारण बहुमत से भी संशोधन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है अगला जो प्रश्न है हमारा वो है 14वां, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक, पूर्णतः संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। देखो हमारा जो देश का संविधान है वो संरचनात्मक रूप से तो संघात्मक है लेकिन भावनात्मक रूप से एकात्मक है, क्योंकि संरचनात्मक दृष्टि से
हमारे देश के संविधान को में बताया गया है कि राज्यों को स्वायत्तता दी जाएगी, राज्य स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे अनुच्छेद हैं जिनसे हमें ऐसा लगता है कि केंद्र ज़्यादा मजबूत हो बजाय राज्यों के, क्योंकि राज्य जो हैं अपने आर्थिक हितों के लिए भी केंद्र पर निर्भर हैं और राज्यपाल की नियुक्ति भी केंद्र सरकार के द्वारा होती है। इधर हम संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची की तरफ देखें तो समवर्ती सूची पे जो अधिकारता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो इस प्रकार से संरचनात्मक रूप से हम संघात्मक हैं और भावनात्मक रूप से एकात्मक हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। तो कुल मिला के जो हम एकात्मक जो है हमारा संविधान वो किन कारणों से है, वो ये कारण है भाई। कौन से कारण है? ये वाले। तो इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। आइए दोस्तों अगले सवाल पर। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली, सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। तो इसका सही जवाब है ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। कौन सा सर्वोच्च है? तो इसमें जो सर्वोच्च है वो है संविधान। ना तो सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, ना ही संसद सर्वोच्च है। ये सारी जो शक्तियां हैं वो हम संविधान से प्राप्त करते हैं, इसलिए हमारा संविधान सबसे सर्वोच्च है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है। इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। तो इसमें जो है संघ का और राज्य सरकार दोनों का इसमें संविधान इंक्लूड है, क्योंकि जब हम बात करते हैं संविधानों के बारे में तो अमेरिका का संविधान सबसे छोटा है जिसमें 7 अनुच्छेद हैं। 7 अनुच्छेद किसमें हैं? अमेरिका के संविधान में। जबकि 147 अनुच्छेद कनाडा के संविधान में है, 128 अनुच्छेद ऑस्ट्रेलिया के संविधान में है, तो ये जो अनुच्छेद हैं ये इन जो देशों के जो संविधान हैं वो राज्यों के अलग और केंद्र के अलग अलग हैं, इसलिए ये संविधान छोटे हैं, जबकि हमारा संविधान इनमें सबसे बड़ा है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? कैसा है? परिसंघीय। परिसंघीय होने के लिए संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है। तो इसका सही जवाब है केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का वितरण होने के कारण, इस विशेषता के कारण हमारा देश संघात्मक माना जाता है। अगला प्रश्न है 20वां, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इसका सही जवाब होगा जनता से। किससे? जनता से सरकारों को
चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यानी कि यहाँ जनता ही सबसे महत्वपूर्ण है, जनता से ही शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, क्योंकि इस प्रस्तावना में साफ साफ लिखा है कि हम भारत के लोग, यानी कि यहाँ जो सत्ता है वो जनता के हाथ में होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में हैं 300 से अधिक आर्टिकल, 350 से अधिक आर्टिकल, 400 से अधिक आर्टिकल, 500 से अधिक आर्टिकल। आपको पता है कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, तो कुल मिला के इसमें क्या माना जाएगा उत्तर? 350 से अधिक। क्योंकि हालांकि अभी इस समय वर्तमान में 465 से अधिक अनुच्छेद हो गए हैं, लेकिन उनका जो संख्यांक जो है वह 395 ही है, इसलिए अनुच्छेदों की संख्या 395 ही मानी जाएगी। आइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो इसका सही जवाब है 3। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? जैसा कि इस प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, यानी कि जो प्राधिकार प्राप्त करता है वो हमारा संविधान भारत की जनता से प्राप्त करता है, तो इसका सही जवाब होगा भारत की जनता। प्रश्न नंबर 24 है, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है? राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में, संविधान में? बताइए वैध प्रभुसत्ता किसमें है? तो वैध जो प्रभुसत्ता है वह है, बताइए, संविधान में है। यानी कि संविधान से ही मंत्रिमंडल शक्ति ले रहा है, संविधान से ही न्यायपालिका शक्ति ले रही है और संविधान ही राष्ट्रपति को शक्ति देता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग? तो भारतीय संविधान को यदि खतरा हो तो उसकी रक्षा कौन करेगा? उसकी रक्षा करेगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो इसकी है 18 वर्ष। कितनी है? 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, मैंने बताया था दोस्तों अनुच्छेद 256 के तहत हमें मतदाता सूची में जब हमारी उम्र 18 वर्ष या इससे ज़्यादा हो जाए तो हम अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं बिना किसी भेदभाव के। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, क्या विशेषता है? दोहरी नागरिकता? बिल्कुल नहीं। संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति और शक्तियों का एकीकरण। तो संघीय व्यवस्था क्या होती है? संघीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या है? शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, लेकिन यहाँ कह रहा है शक्तियों का एकीकरण, तो ये गलत है। केंद्र में संपूर्ण शक्ति, ये भी गलत है। दोहरी नागरिकता बिल्कुल नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो व्यवस्था है वो है संविधान की सर्वोच्चता,
यानी कि इसमें ना तो केंद्र ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना राज्य सरकारें महत्वपूर्ण है, इसमें संविधान महत्वपूर्ण है और ये दोनों ही संविधान से अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं। इसलिए संविधान की सर्वोच्चता संघात्मक शासन की विशेषता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो संघीय राज्य, संघों का राज्य, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट, इस शब्द को हमारे संविधान में शामिल किया गया है और ये अनुच्छेद 1 के तहत शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? संघीय, एकात्मक, कठोर, कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। तो हमारे जो संविधान की जो विशेषता है वो कैसी है? कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। कैसी है? कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न है भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? संविधान सर्वोच्च है, बिल्कुल सही है। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, बिल्कुल सही है, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था का यह महत्वपूर्ण लक्षण है, शक्तियों का विभाजन। और तीसरा है संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, बिल्कुल सही है। संविधान में अगर संशोधन करना है तो अनुच्छेद 368 के तहत एक विहित प्रक्रिया का पालन करना होता है। संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु हैं, संघ की संसद और राज्य विधानसभाएं संप्रभु हैं। ये मुझे थोड़ा सा क्या है गलत लग रहा है। मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देश्यता का अवलंब नहीं लिया जा सकता, ये भी मुझे गलत सा लग रहा है। तो इसमें कौन से सही हैं? एक तो मुझे पहला सही लग रहा है, दूसरा सही लग रहा है और तीसरा सही लग रहा है। तो इसके सही आंसर होगा पहला, दूसरा और तीसरा। प्रश्न नंबर 31 है कथन ए भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। अर्धसंघात्मक यानी कि हमारे देश में संघात्मक और एकात्मक ये दोनों के जो लक्षण पाए जाते हैं, इसकी वजह से हम इसे अपने संविधान को अर्धसंघात्मक भी कह सकते हैं। दूसरा है भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक, यानी कि यह प्रश्न है और यह इसका कारण है। तो इसका सही जवाब होगा ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 और इसमें पूछ रहा है कि इनमें से प्रश्न नंबर 32 है इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? देखिए एकात्मक तत्व की बात की जा रही है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण यह संघात्मक का लक्षण है। किसका लक्षण है? संघात्मक का। दूसरा है राज्यपाल की नियुक्ति, ये एकात्मक का लक्षण है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति होगी तो यहाँ पर केंद्र मजबूत हो जाएगा और पूरा जो शासन है वो केंद्र के इशारों पर होगा। दूसरी है न्यायिक पुनर्वालोकन, जुडिशियल रिव्यू। चौथी विशेषता है राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ये भी सही है। पांचवी है अखिल भारतीय सेवाएं और छठी है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो एकात्मक के लक्षण अगर हम देखें तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण ये तो बिल्कुल नहीं है। तो पहला तो होगा राज्यपाल की नियुक्ति, दूसरा संविधान की वो क्या नाम है न्यायालय की सर्वोच्चता या स्वतंत्र न्यायालय, ये संघात्मक का लक्षण है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व ये होगा। अखिल भारतीय सेवाएं होगा। द्विसदनात्मक व्यवस्था ये भी संघात्मक की विशेषता है। तो कुल मिलाकर 2, 4 और 5 इसका ये सही जवाब होगा। और ये प्रश्न यूपीएससी 2015 में यूपीपीएससीएस 2015 में ये प्रश्न आ चुका है।
प्रश्न नंबर 33 है। प्रश्न नंबर 33 क्या कहता है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। राजनीतिक जो व्यवस्था है भारत में उसके मूलभूत लक्षण हैं, कौन कौन से हैं? ये एक तंत्रात्मक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो इनमें से बताना है हमको कि इसमें कौन सा सही है। तो यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ये गलत है, क्योंकि हमारे देश की शासन व्यवस्था अर्ध संघात्मक है, ना तो एकीकृत है और ना ही पूरी तरह से संघात्मक है। तो इसके सही जवाब होंगे 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो लिखित जो संविधान है वह सर्वप्रथम अमेरिका से शुरू होता है। अमेरिका का संविधान सबसे पहला लिखित संविधान है। हालांकि कुछ किताबों में फ्रांस के बारे में भी बताते हैं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है। और ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है, सबसे पुराना संविधान है। प्रश्न नंबर 35 है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो इसका भी सही जवाब संयुक्त राज्य अमेरिका है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की विशेषता है, जबकि संसदात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन की व्यवस्था विशेषता है। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो हमारे देश की कौन कौन सी विशेषता है संविधान की? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता और कम्युनिस्ट स्टेट। तो कौन सी विशेषता है इसमें? तो देखो, कल्याणकारी राज्य नीति निर्देशक तत्व हैं जो हमारे देश को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा है समाजवादी राज्य है, क्योंकि हमारे प्रस्तावना में समाजवादी राज्य की व्यवस्था की गई है। तीसरा है राजनीतिक समानता, हमें 3 समानताएं दी गई हैं, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, यानी कि इनके तीनों सही हैं, इसमें नहीं है पूछ रहा है, तो साम्यवादी राज्य हमारा नहीं है। प्रश्न नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझा है? इनमें से हमें देखना है कि कौन सी विशेषता है जो भारत के संविधान और अमेरिका के संविधान में कॉमन है। एकल नागरिकता, देखो दोस्तों, एकल नागरिकता है वह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, तो ये अमेरिका की तो है ही नहीं है। दूसरा है दोहरी नागरिकता, संविधान में 3 सूचियां हैं। संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, तो संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, जो उच्चतम न्यायालय की जो व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो इसका सही जवाब है उच्चतम न्यायालय, संघीय उच्चतम न्यायालय। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? ये एसएससी 2007 में ये प्रश्न आ चुका है। तो संसद, धर्म, संविधान, सर्वोच्च न्यायालय। तो ना तो हमारे देश में संसद सर्वोच्च है, ना सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है। हमारे संविधान में संविधान को ही सबसे उच्च माना गया है। अगला प्रश्न है,
कि भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आकार में मध्यम, बहुत छोटा एवं सुसम, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, यह लिखित संविधान नहीं है। तो हमारा जो देश का संविधान है वो सबसे विस्तृत है। कैसा है? विस्तृत संविधानों में से एक है, क्योंकि इसमें 395 अनुच्छेद, 25 भाग, मूलतः 22 भाग थे और 12 अनुसूची हैं। इसमें कितनी अनुसूची हैं? 12। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40 है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को? तो इसका सही जवाब है धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों को ही हमारा संविधान अल्पसंख्यक मानता है। केवल 2 ही कैटेगरियां हैं जिनके आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया जाता है। तो दोस्तों, हमने आज जो पढ़ा, सबसे पहले तो हमने संविधान की जो विशेषता हैं, संविधान की विशेषताओं के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। दूसरा, इससे संबंधित 40 प्रश्न हमने आज हल किए। आइए आज हम इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल फिर अगली क्लास में हम प्रस्तावना जो भारत के संविधान में है उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। सभी को नमस्कार, जय हिंद।